झारखंड में 2007 में शुरू हुई भ्रष्टाचार की गाथा। दरअसल अफसरों ने पद, पैसा और पहुंच के लिए राज्य को खूब नचाया है। राजनेताओं पर तो कार्रवाई होती रही, लेकिन अफसर बचते रहे। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 15 नवंबर 2000 को देश के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में जब झारखंड का उदय हुआ, तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि निश्चल और संवेदनशील संस्कृति का समाज वाला ये प्रदेश बहुत जल्द भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ेगा और देश में इसकी चर्चा इसकी खनिज संपदा के साथ भ्रष्टाचार के कारण भी होगी। झारखंड को राजनीति के चतुर खिलाड़ियों, सत्ता प्रतिष्ठान के चाटुकार नौकरशाहों और पैसा कमाने की अंधाधुंध होड़ में लगे लोगों ने जमकर लूटा और हर दिन यहाँ भ्रष्टाचार के नए किस्से सामने आने लगे। हालत ये है कि झारखंड को लूटने वालों की पहचान अब जरा भी मुश्किल नहीं है। उनकी विलासिता, बेहिसाब दौलत और संपत्ति का अश्लील प्रदर्शन झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के सीने पर सांप बनकर लौटने लगा है। भ्रष्टाचार ने झारखंड को आर्थिक चोट ही नहीं पहुंचाई है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। दोष यहां सिर्फ राजनेताओं पर मढ़ा जाता रहा है। सवाल यह है कि क्या दोषी सिर्फ राजनेता हैं? सीधा सा जवाब है नहीं। वैसे में अब इन कहानियों के अदृश्य नायकों का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि झारखंड का सिस्टम अपने हिसाब से चलता रहा है। यहाँ के कुछ अफसर पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इन बेपरवाह अफसरों के कारण गाहे बगाहे सरकार की किरकिरी होती रहती है। दरअसल झारखंड में लूट खसोट की ये कहानी 1 या 2 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 2007 में ही हो गई थी। कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के कारण अफसर बेलगाम होते गए और अपने हिसाब से राज्य को चलाने लगे। अफसरों ने पद, पैसा और पहुंच के लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी की गर्दन नहीं फंसी। इस कारण राज्य सरकार की किरकिरी हुई या उसके सामने नए किस्म की चुनौती आकर खड़ी हो गई। लोकतंत्र की स्थापित अवधारणा है कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्तंभ के रूप में काम करती है और तीनों के काम तथा जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से विभाजित की गई हैं। झारखंड की कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि इन मामलों से साफ पता चलता है कि कुछ अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम तो कार्यपालिका से ही चलता है। ये बात ऐसे अफसर नहीं समझते। झारखंड में भ्रष्टाचार की इन कहानियों की पृष्ठभूमि में राज्य के भविष्य का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। संसदीय लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा यही है कि कोई भी शासन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नामक स्तंभों की मदद से चलता है। विधायिका नीतियों का निर्धारण करती है, कार्यपालिका उन नीतियों का पालन कराती है और कोई विवाद होने पर न्यायपालिका उसमें पंच की भूमिका निभाती है। बहुत से देश में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 30 अप्रैल 1789 को शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में कहा था कि राष्ट्रपति के रूप में मैंने शपथ जरूर ली है, लेकिन अमेरिका का शासन 3 कंधों पर टिका हुआ है। कोई भी कंधा हिलने से देश हिल जाएगा। तब से लेकर आज तक यही माना जाता है कि लोकतंत्र की गाड़ी इन 3 पहियों पर ही चलती है। एक बार फिर झारखंड में लौटते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ भ्रष्टाचार के नए नए किस्से उजागर हो रहे हैं। इनके किरदारों की पहचान भी हो रही है और हमेशा की तरह इन कहानियों पर सियासी मुल्मा भी चढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस हकीकत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि इन किस्सों की शुरुआत 2019 के दिसंबर के बाद ही नहीं हुई है।
बल्कि झारखंड को लूट खसोट का अड्डा बनाने का सिलसिला 2007 में ही शुरू हो गया था। उस समय कमजोर राजनीतिक नेतृत्व ने कार्यपालिका को बेलगाम छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अफसर राज्य को अपने हिसाब से चलाने लगे। मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास में से किसी भी मुख्यमंत्री ने बेलगाम होते अफसरों को नियंत्रण में करने पर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारी राजनीतिक नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मनमाना फैसला कराते रहे। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि लगातार दूसरी बार राज्य में बनी पूर्ण बहुमत की सरकार 3 साल बाद ही राज्य के कुछ अधिकारियों की बेपरवाही या गैर जिम्मेदार फैसलों के कारण संकट में घिरती नजर आ रही है। सरकार के सामने एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां आकर खड़ी हो रही हैं जिनके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। शासन ऐसे नहीं चलता है, ये अधिकारियों को समझ लेना चाहिए। यदि किसी फैसले के लिए राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है तो नौकरशाही को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि उस फैसले तक पहुंचने का रास्ता उसने ही दिखाया है। इस जिम्मेदारी से पीछे हटने के कारण ही आज हर मुद्दे के लिए सरकार की आलोचना होती है। ये रवैया ठीक नहीं है। इससे जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के 2 स्तंभों के बीच की खाई चौड़ी होती है, वहीं समाज के विकास की प्रक्रिया को भी झटका लगता है। नौकरशाही लोकतंत्र का मजबूत फौलादी कवच है। इससे उम्मीद की जाती है कि वो विधायिका के काम को राज्य हित के अनुरूप आंके और अपने विवेक से उन पर अमल करे। लेकिन झारखंड में इसके विपरीत काम होता है। यहाँ के कुछ अफसर हमेशा इस बात की ताक में रहते हैं कि कैसे चीजों को विवादित बनाया जाए और कुछ उल्टा हुआ तो पल्ला झाड़कर निकल लिया जाए। ये दुखद स्थिति है। सरकार को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के गलत फैसलों की वजह से उसकी किरकिरी न हो सके। पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो नौकरशाही के भीतर का कोई एक अफसर भी पूरे राज्य पर असर डाल सकता है। ऐसे अफसरों के खिलाफ जितनी जल्दी एक्शन होगा, राज्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। इस विकराल होती समस्या के पीछे राज्य के राजनीतिक नेतृत्व में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। पिछले 22 वर्षों में झारखंड में एकाध मामलों में ही IAS IPS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई इसका प्रमाण है। पूजा सिंघल के खिलाफ ED की कार्रवाई को छोड़ दें तो झारखंड के कई IAS IPS अफसरों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है और उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। उदाहरण के लिए राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव का हाउसिंग कॉलोनी की जमीन पर विशाल बहुमंजिली इमारत। हर कोई जानता है कि पूर्व DGP DK पांडे ने कांके के चामा में अवैध तरीके से जमीन खरीद ली और फिर उस पर आलिशान मकान बना लिया। उनकी पत्नी के नाम से हुए इस पूरे सौदे के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव AK बसु को चारा घोटाले में 2017 में सजा भी सुनाई गई थी। पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती और 1-2 पूर्व IAS IPS पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन सच यही है कि इसमें कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सजा तो मिली, लेकिन पूरे झारखंड को ये पता है कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली किसने चलाई, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड के एक IAS अफसर के पास रांची में एक 7 मंजिली व्यावसायिक इमारत है, तो एक पूर्व मुख्य सचिव ने मुंबई में फिल्म स्टूडियो में करोड़ों निवेश कर रखा है। झारखंड के अफसरों के भ्रष्टाचार की कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि पहले ये लोग अपनी संपत्ति दूसरे राज्यों में निवेश करते थे, लेकिन अब ये खुलेआम झारखंड में निवेश करने लगे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अब इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई है। एक IAS अफसर ने कहा कि यदि पूजा सिंघल के खिलाफ 2010 में ही मनरेगा घोटाले में कार्रवाई हो गई होती तो आज झारखंड को शर्मसार नहीं होना पड़ता। कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, उल्टे उनके ओहदे बढ़ते गए और हर सरकार में वो आंखों की पुतली बनी रही। दरअसल झारखंड में भ्रष्टाचार की ये नदी ऊपर से शुरू होती है तो नीचे तक आती है। अपने सीनियर अफसरों के कारनामों को देखकर जूनियर अफसर भी सोचते हैं कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो फिर संपत्ति अर्जित करने में बुराई क्या है।
प्रख्यात हास्य कवि काका हाथरसी की एक मशहूर कविता है, क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर। अच्छी और कमाऊ पोस्टिंग के लालच में अफसर अपने राजनीतिक आकाओं के आगे दुम हिलाते हैं और बदले में भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाते हैं। सरकारी जांच एजेंसियां राजनेताओं की तो खूब मक्खियां उधेड़ती हैं, लेकिन उनकी ये जांच आखिरकार IAS IPS तक क्यों नहीं जाती। झारखंड को लूटने वाले इन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई का समय आ गया है। इनकी महंगी पार्टियों का शोर, जिनमें विदेशी शराब पानी की तरह बहाई जाती है और संपन्नता का अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, अब झारखंड के जंगलों बस्तियों में सुनी जाने वाली मांदर की थाप की गूंज में दबाने के लिए ये मुफीद वक्त है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।